रागिनी ने गृह प्रवेश किया। मालती ने अपनी बहू के खैर कदम किया। जुग जुग जियो। रागिनी को लग रहा था कि उसका ससुराल बहुत अच्छा है, उसकी सास भी अच्छी है और शौहर भी, इसलिए वो खुश थी। अगले कुछ रोज तक सब अच्छा चल रहा था। रागिनी ने घर की जिम्मेदारियां संभाल ली थी। वो अपनी सास की हर बात माना करती थी। अम्मी जान, आज खाने में क्या बनाऊं? बेटा, आज तुम पनीर की सब्जी, रोटी और पुलाव बना दो। ठीक है अम्मी जान। उसकी सास जो बोलती वो सुना करती। कुछ माह बाद, बेटा विनोद, कब खुशखबरी दे रहा है? बगल वाले मिश्रा जी के बेटे की शादी को बस एक ही माह हुआ है और उनकी बहू हामिला है। मुझे भी अपने पोते के साथ खेलना है। जी अम्मा, आप जल्द ही अपने पोते के साथ खेलेंगी। रागिनी ये सब सुन रही थी। कुछ माह बाद रागिनी भी हामिला हो गई। सभी लोग बेहद खुश थे। रात को कमरे में, आज तो आप खुश हैं ना? हाँ, जल्दी ही मेरा फर्जंद आने वाला है। और अगर दुख्तर हुई तो? दुख्तर नहीं, फर्जंद ही चाहिए। जिंदगी भर दुख्तर के खर्च नहीं उठाने हमें। अम्मा को भी फर्जंद चाहिए और मुझे भी। लेकिन फर्जंद होगा या दुख्तर, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है ना? जो भी हो, तुम फर्जंद ही पैदा करोगी। ये सुनकर रागिनी थोड़ी परेशान थी। अगले रोज उसने अपनी सास से पूछा, अम्मी जान, अगर मुझे दुख्तर हुई तो? अगर दुख्तर हुई तो अपने दुख्तर को अपने मायके ले जाना। मैं अपने फर्जंद की दूसरी शादी करवा दूंगी। मुझे तो बस फर्जंद ही चाहिए, समझी? अब रागिनी डर गई। उसके शौहर और सास को फर्जंद ही चाहिए थी, लेकिन फर्जंद होगा या दुख्तर, ये तो ऊपर वाले के हाथ में था। 9 माह गुजर गए और अस्पताल में रागिनी ने एक दुख्तर को पैदा किया। विनोद और मालती ने दुख्तर को देखा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको फर्जंद नहीं दे पाई। कौन इस बेटी की जिम्मेदारी उठाएगा? इसे अपने मायके छोड़ देना। पर ये मेरी बेटी है, मैं इसके बगैर कैसे जी सकती हूँ? अगर नहीं जी सकती तो तुम भी इसके साथ अपने मायके चली जाओ। हाँ हाँ, जाओ, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। विनोद और मालती रागिनी और बच्ची को अस्पताल में छोड़कर ही निकल गए। रागिनी अब तन्हा हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मैं तन्हा कैसे इस बच्ची की परवरिश करूंगी? ना तो मैं तालीम याफ्ता हूँ और ना ही मुझे कोई काम आता है। ऊपर से अकेली खातून के साथ मुआशरा कैसा बर्ताव करेगा, ये भी एक परेशानी ही है। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? रागिनी अपनी बेटी के साथ निकल पड़ी। वो रोए जा रही थी। इस बच्ची के साथ तो मैं खुशी से जी नहीं पाऊंगी, लेकिन मर तो सकती हूँ ना, यही वाजिब रहेगा। अगर मैं जीती रही तो जिंदगी भर परेशान ही रहूंगी। और मरने का ख्याल दिल में रखकर रागिनी एक पहाड़ी पर चढ़ गई। उसके हाथ में उसकी बेटी थी और वो रो रही थी। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। मैं तुझे जिंदगी नहीं दे सकती, मुझे माफ कर दे। पर तुझे इसे मारने का भी हक नहीं है बेटी। जिंदगी लेना या देना सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। मैं क्या करूं अम्मा जी? रागिनी ने रोते हुए भानु को अपनी दास्तान सुनाई। बेटी, तू मेरी बेटी की तरह है। तो चाहे तो तू मेरे साथ रह सकती है। मेरा कोई नहीं है, मुझ ज़ईफा को भी सहारा मिल जाएगा। रागिनी ने रोते हुए भानु को गले लगाया। इस मुश्किल के वक्त में उसे एक सहारा मिल गया। भानु रागिनी को अपने घर ले आई। यही मेरा छोटा सा घर है बेटा। मैं मसाले बनाकर फरोख्त करती हूँ, जिससे मेरा गुजारा होता है। तू यहाँ जब तक रहना चाहे रह सकती है। रागिनी भानु के साथ रहने लगी। रागिनी ने घर का सारा काम संभाल लिया। भानु बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। अरे गुड़िया, अरे अरे कैसे है? भानु की जिंदगी में भी खुशियां आ गई थी। उस अकेली को एक खानदान मिल गया था।
भानु रोज सुबह मसाले कूटने बैठ जाया करती थी। अम्मा जी, क्या आप मुझे भी मसाला बनाना सिखाएंगी? क्यों नहीं बेटा। भानु रागिनी को मसाला कूटने और उससे अलग अलग किस्म के इम्तिजाज बनाना सिखाने लगी। इन सबको एक साथ कूटोगी तो गरम मसाला तैयार हो जाएगा। जी अम्मा, आप गुड़िया के साथ खेलिए, ये सब मैं कूट देती हूँ। मैं भी तेरी मदद कर देती हूँ ना। नहीं अम्मा, मैं कर लूंगी, आप बस मेरी बेटी का ख्याल रखिए। भानु बच्ची के पास चली गई और रागिनी मसाले कूटने लगी। कुछ ही माह बाद रागिनी सारा मसाला बनाना सीख गई। हर हफ्ते एक सौदागर मसाले खरीदने उनके घर आता था। भाईजान, आप क्या दाम देते हैं इन मसालों का? 100 रुपये किलो। ये तो बहुत कम है। बाजार में तो मसाले 300-400 रुपए किलो फरोख्त होता है। लेकिन इन्हें बाजार तक लेकर जाना, फिर फरोख्त करने के लिए एक मुलाजिम की तनख्वाह, दुकान का भाड़ा, इन सब में भी तो पैसे लगते हैं ना। फिर भी भाईजान, आप बहुत कम दे रहे हैं। कम से कम 200 रुपए किलो तो दाम होना ही चाहिए, वरना रहने दीजिए। मैं 100 रुपये से ज्यादा अदा नहीं कर सकता। बेटा, जो दाम दे रहे हैं वो ले लो ना। अम्मा, इससे बेहतर है कि मैं खुद बाजार जाकर मसाले फरोख्त कराऊं। हाँ हाँ, जाइए, फिर आपको आटे दाल के भाव का इल्म हो जाएगा। सौदागर गुस्सा होकर चला गया। आप फिक्र ना कीजिए अम्मा, मैं ये सारे मसाले बाजार में फरोख्त कराऊंगी। अगले रोज रागिनी सारे मसाले लेकर बाजार पहुंची और वो 250 रुपए के दाम पे फरोख्त करने लगी। इतना सस्ता? मुझे 2 किलो देना बहन। मुझे भी। रागिनी के सारे मसाले धड़ाधड़ फरोख्त हो गए और उसने अच्छे खासे पैसे भी कमा लिए। भानु इतनी अच्छी कमाई देखकर खुश थी। इसके बाद दोनों ने मिलकर मसाले बनाए और रागिनी उन्हें बाजार में फरोख्त करने लगी। जल्दी ही रागिनी को मसालों के बड़े बड़े ऑर्डर्स आने लगे और फिर रागिनी ने कई और ख्वातून को भी काम पर रख लिया। देखते ही देखते रागिनी के मसाले की दुकान खुल गई और उसने एक बड़ा घर भी ले लिया। एक ही साल में रागिनी की छोटी सी दुकान बहुत बड़ी कंपनी बन गई थी। अम्मा, ये सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ है। नहीं बेटा, ये सब तुम्हारी मेहनत की बदौलत ही हुआ है। तुमने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। कहाँ मैं रोज काम करके अपना गुजारा करती थी और कहाँ अब आराम की जिंदगी बसर कर रही हूँ। शुक्रिया बेटा। भानु और रागिनी बेहद खुश थे। एक दिन रागिनी का शौहर विनोद उसके पास आया। रागिनी, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। मैंने सोचा था कि खातून सिर्फ बोझ होती है। किस मुंह से यहाँ आए हो? अब मेरे पास पैसे हैं इसलिए तुम मुझसे माफी मांग रहे हो? उच रोज मुझे और मेरी बेटी को अस्पताल में बेसहारा छोड़ गए थे। आइंदा मुझसे या मेरी बेटी से मिलने की कोशिश भी मत करना। रागिनी ने अपनी किस्मत खुद बना ली। एक वक्त था जब वो खुद बेसहारा थी और अब वो कईयों का सहारा थी।